कभी कभी फिक्र चिंता होना नॉर्मल है, लेकिन क्या बार बार और जल्दी जल्दी चिंता होना भी नॉर्मल है? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर की शुरुआत हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसके बारे में बात की जाए, इसे जान लिया जाए। क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग साल 2019 में ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 4% एंजाइटी डिसऑर्डर से अफेक्टेड था, यानी लगभग 300 मिलियन लोग। और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इसमें 25% की बढ़ोतरी भी हुई है, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर यही है, एंजाइटी। इसलिए नहीं कि इसका होना बहुत नॉर्मल है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं और सफर कर रहे हैं, खासकर महिलाएं। ये एंजाइटी, जिसे हम आम बोलचाल में चिंता कहते हैं, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है और एक पर्सन की नॉर्मल लाइफ पर नेगेटिव असर डालने लगती है, जो उसकी डेली एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स, वर्क, एजुकेशन और हेल्थ जैसे सभी एस्पेक्ट्स पर दिखाई देता है। सालों साल तेजी से बढ़ते इस डिसऑर्डर के पीछे कुछ कॉमन से दिखने वाले रीजंस हैं, जैसे कि हमारी मॉडर्न लाइफ की वजह से बढ़ा हुआ स्ट्रेस, जो एंजाइटी को बढ़ाता है। वीक सोशल कनेक्शंस, जो कि अकेलेपन की भावना को बढ़ाते हैं, जिससे एंजाइटी भी ट्रिगर होती है। जॉब की इनसिक्योरिटीज और फाइनेंशियल वरीज ने भी एंजाइटी के लेवल्स को इतना हाई कर दिया है कि इसे मैनेज करना मुश्किल हो गया। वैसे एंजाइटी को बढ़ाने में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसका ओवर यूज, फोमो, सोशल कंपैरिजन, साइबर बुलिंग और स्लीप डिस्ट्रप्शन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो कि एंजाइटी को बहुत बढ़ा देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बढ़ती हुई अवेयरनेस ने इसे हैंडल और मैनेज करने के तरीके भी बताए हैं। साथ ही ये भी समझ में आने लगा है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के पीछे कई बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। एंजाइटी ट्रिगर करने वाले बायोलॉजिकल फैक्टर्स में न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और जेनेटिक्स का रोल हो सकता है। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और GABA यानी कि गाबा जैसे केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे मूड और एंजाइटी को रेगुलेट करते हैं। और जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस हो जाता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज, खासकर एमिगडेला, फियर और एंजाइटी की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। और जब इन एरियाज में नॉर्मल से ज्यादा एक्टिविटी होती है तो उससे एंजाइटी रिस्पॉन्सेज बढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर फैमिली में एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं तो अगली जनरेशन में भी ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होना और स्ट्रेसफुल लाइफ जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी एक इंसान की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें एक पर्सन हर छोटे छोटे इंसिडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ लेता है। ये सोचता है कि हमेशा सब कुछ बुरा ही होगा और अपनी फैमिली, वर्क और पर्सनैलिटी को लेकर के हमेशा तनाव में बना रहता है। और ऐसी मेंटल स्टेट एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रिगर करती है। इनडायरेक्टली बोले तो हमेशा नेगेटिव इमेजिनेशन में। ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं, जैसे GAD, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियाज, OCD और PTSD। गैड यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें एक पर्सन को किसी भी खास रीजन के बिना लगातार एंजाइटी और स्ट्रेस फील होता रहता है। इस कंडीशन में वो इंसान हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा चिंता करता है, जिसकी वजह से उसे हमेशा बेचैनी और घबराहट महसूस होती रहती है। किसी भी काम में फोकस नहीं बनता, हमेशा थका थका फील होता है और रात में या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर सोने में परेशानी महसूस होती है। बात करें पैनिक डिसऑर्डर की, तो इस मेंटल डिसऑर्डर में एक इंसान को अचानक बहुत ज्यादा डर या बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगती है। इस कंडीशन को पैनिक अटैक कहा जाता है, जो कि कुछ मिनटों तक रहते हैं और इस दौरान उस पर्सन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी खतरे में है या फिर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जबकि असल में ऐसा कोई खतरा नहीं होता। इस कंडीशन में उस पर्सन के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और पसीना आने लगता है। उसे लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा। सैड या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी एक पर्सन को घबराहट, डर और असहजता महसूस होती है, लेकिन लोगों के बीच, पब्लिक प्लेसेस पर, भीड़ में इसे सोशल फोबिया कहते हैं, जिसमें एक इंसान को दूसरों से इंटरैक्शन करने में काफी डर लगता है। उसे ऐसा लगता है कि लोग उसे जज करेंगे या उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन बनाएंगे
और इसी डर की वजह से उसे पसीना आना, हाथ कांपना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, घबराहट और मुंह सूख जाने जैसी कंडीशंस फेस करनी पड़ती है। और इसलिए इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड पर्सन अक्सर पार्टी, मीटिंग और ऐसी हर जगह जाने से बचता है जहां उसे दूसरों से मिलना पड़े और बातचीत करनी पड़े। अब जानते हैं स्पेसिफिक फोबियाज के बारे में, जो एनिमल फोबिया भी हो सकता है, नेचुरल एनवायरनमेंट फोबिया भी हो सकता है और ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया भी हो सकता है। एनिमल फोबिया में एक पर्सन को सांप, बिल्ली और कुत्तों से बहुत डर लगता है। नेचुरल एनवायरनमेंट फोबिया में एक पर्सन को आंधी, तूफान, बिजली चमकने से भी डर लग सकता है और पानी, ऊंचाई और अंधेरे से भी डर लग सकता है। ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया में पर्सन को ब्लड इंजेक्शन और शरीर पर लगी चोट से डर लगता है, इसलिए वो मेडिकल टेस्ट या इंजेक्शन से घबराता है। और अब आगे बात करते हैं ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जिसमें एक पर्सन को लगातार ऐसे अनचाहे विचार, इमेजिनेशंस और डर महसूस होते रहते हैं जो कि रियल नहीं होते और डरावने भी हो सकते हैं। ये ऑब्सेशन है। और जब एक पर्सन किसी काम को बार बार करता है ताकि वो अपनी चिंता को कम कर सके, तो वो कंपल्शन है। एग्जाम्पल के लिए ये थॉट आना कि क्या मैं दरवाजा बंद करना भूल गई, या फिर ये कि क्या मैं हाथ धोने के बाद भी गंदी हूँ। ये ऑब्सेशन है। और कंपल्शन ये है कि बार बार हाथ धोना, सफाई करना और बार बार दरवाजा चेक करना। इस तरह पीटीएसडी भी एक डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो किसी एक इंसान की जिंदगी में कोई बैड इंसिडेंट या ट्रेजेडी होने के बाद डेवलप होता है, जिससे उसकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेटस अफेक्ट होती है। इस डिसऑर्डर में वो पर्सन अक्सर पास्ट की उस ट्रेजेडी को याद करता है, पहले हुई तकलीफों को फिर से अनुभव करता है, उसे बुरे सपने आते हैं और वो हमेशा तनाव और डर में जीता है। इस तरह एंजाइटी कई रूपों में सामने आ सकती है और कई फिजिकल और इमोशन साइंस से इसे पहचाना जा सकता है। जैसे एंजाइटी के कॉमन फिजिकल सिम्टम्स होते हैं हार्ट बीट का तेज होना, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान रहना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का रहना और मसल टेंशन बने रहना। और इसके कई इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा चिंता करने की आदत होना, डर लगना, बेचैनी बने रहना, फोकस करने में दिक्कत आना और नींद में डिस्टर्बेंस रहना। इन सिम्टम्स को इग्नोर करने की बजाय अगर तुरंत आप इन पर ध्यान दें तो एंजाइटी डिसऑर्डर को बढ़ने से रोक सकते हैं और सही इलाज की मदद से इसे मैनेज भी किया जा सकता है। इसलिए अब जान लेते हैं एंजाइटी का इलाज और मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें थेरेपी, मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंजाइटी के लिए मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स में से एक है, जो इससे सफर कर रहे पर्सन को अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर्स को पहचानने और चेंज करने में हेल्प करती है। इसी तरह अलग अलग टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर में थेरेपी के साथ साथ एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस जैसे SSRI भी प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि जल्दी बेहतर रिजल्ट मिल सके। इन मेडिसिन को डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद ही लिया जाना चाहिए, वरना इनके साइड इफेक्ट्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। इनके अलावा अपनी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को भी चेंज और मैनेज करना जरूरी होता है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आती है, जैसे मेडिटेशन, योग और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। इसी तरह रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, अच्छी नींद और कैफीन और अल्कोहल यूज को लिमिट करना भी इसका हिस्सा होता है। और डिजिटल डिटॉक्स करने की आदत डालना, सोशल मीडिया पर एंगेज रहने के बजाय अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम बिताना भी इसी में आता है। इन सभी आदतों और सॉल्यूशंस को अपना करके फॉलो करके एंजाइटी को मैनेज भी किया जा सकता है और क्योर भी। अपनों का साथ भी इन डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में बहुत मददगार बनता है। तो इस तरह आपने जान लिया है कि एंजाइटी कोई फैशनेबल चीज नहीं है जिसका ट्रेंड हो, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मेंटल कंडीशन है जो दुनिया भर में मिलियंस लोगों को अफेक्ट कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे मैनेज और ट्रीट करना पॉसिबल है, और अगर अपनी लाइफस्टाइल को सही रखा जाए तो बहुत हद तक एंजाइटी से दूर भी रहा जा सकता है। और हाँ, एंजाइटी डिसऑर्डर होने की कंडीशन में प्रोफेशनल मदद लेना जरूरी भी होता है, और ये नॉर्मल भी है, ये जानना भी जरूरी है। जैसे सर्दी जुकाम होने पर जनरल फिजिशियन को दिखाया जाता है, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, तो किसी भी टाइप की मेंटल प्रॉब्लम के लिए या मेंटल डिसऑर्डर के लिए, इवन एंजाइटी, स्ट्रेस भी अगर बहुत टाइम तक लंबा चल रहा है तो प्लीज जाइए, दिखाइए, डिस्कस कीजिए। इनके भी स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे और आपको इससे बाहर निकालेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपका कोई सजेशन है, आपकी ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस आया और आपने
कैसे उससे डील की, कैसे आप बाहर निकले, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बिकॉज पता है क्या होता है, जैसे वीडियो शुरू होता है तो लोग कमेंट्स भी पढ़ते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि वो देखते हैं कि क्या वाकई में मेरी तरह किसी को ये प्रॉब्लम है या कोई इससे बाहर निकला है। तो बहुत होप मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, करेज मिलता है। तो अगर वाकई में आपने स्ट्रेस या किसी भी टाइप का ट्रॉमा फेस किया है, जो हम सभी करते हैं अपनी ज़िंदगी में देर सवेर, और आप उससे बाहर निकले हैं या निकल रहे हैं और आप पे वो काम कर रहा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या कुछ चल रहा होता है, कोई इंसान क्या गो थ्रू कर रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता। सो इसको शेयर करने में बिल्कुल देरी नहीं। साथ ही क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सवाल और टॉपिक्स हमें भेजते रहिए और हमेशा अपडेट रहे, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। मैं रूबी पारिक कहूंगी फिलहाल। धन्यवाद।